हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार संतोष। यह प्रकाश चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है? तो दर्पण एक कांच का जो होता है, कांच एक तरफ रंगा हुआ होता है तथा दूसरी तरफ चमकीली सतह होती है, जिसमें प्रकाश आसानी से पड़ता है और उसका परावर्तन होता है। तो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। मतलब सिंपली हम लोग उसे परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक चमकीली सतह है जहाँ से आसानी से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग दर्पण को डिफाइन कर लिए हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो इसे डील करने से पहले एक छोटी सी पॉइंट को डील कर लेंगे, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो वैसा सतह जिस पर प्रकाश पड़ता है, उस सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं डिफिनेशन। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे फिगर में हम लोग देखेंगे, एक लाइन खींचिए, उसके बाद नीचे से कलर कर देते हैं, कलर कर दीजिए। अब देखिए ऊपर जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं हम, जहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, उस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह, और ये हो गया समतल दर्पण का फिगर। अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो इसको हम लोग एक फिगर से समझे। चलिए एक वृत्त टाइप का गोल बना लीजिए। अब इसको काट दिए और अलग अलग कर दिए। तो अब क्या देख रहे हैं? तो देख रहे हैं कि यह जो है किसी गोले का भाग नजर आ रहा है। तो हम लोग सिंपल परिभाषित कर सकते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग सीधे कटपीस फिगर में डायरेक्ट दिखा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए फिगर में, ये हो गया गोलीय दर्पण का उदाहरण। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण को समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ कीजिए। फिगर ड्रॉ कर दिए। अब इसको आप कलर कर दीजिए जो उठा हुआ भाग है। अब देखिए, अब क्या है कि धंसा हुआ भाग जहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर इस पर प्रकाश पड़ेगा तो अवतल दर्पण कहेंगे। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। वैसे दर्पण जिसका उठा हुआ भाग रंगा हुआ हो तथा धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उसी तरह से फिगर बनाइए। फिगर बना लिए। अब धंसा हुआ भाग को रंग दीजिए, रंग दिए। अब देखिए उठा हुआ भाग जो दिख रहा है, अगर इस पर प्रकाश पड़ेगा तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। मतलब वैसे दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग रंगा हुआ हो तथा उठा हुआ भाग परावर्तक सतह हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो चलिए पहले देख लें अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित जगह पर होता है। पहला दाढ़ी बनाने के लिए, दूसरा गाड़ियों के हेडलाइट्स में, तीसरा सोलर कुकर तथा सोलर प्लेटों में, चौथा सौर भट्टियों में, पांचवा डॉक्टर लोग मरीजों के दांतों को देखने में करते हैं। अगला हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ठीक जिस तरह से हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग देखे, उसी तरह से उत्तल दर्पण का भी उपयोग देखेंगे। उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। पहला, मोटर गाड़ियों में उसके पीछे के दृश्य को देखने के लिए। दूसरा, सड़कों पर लगे हुए बल्ब के ऊपर उसके परावर्तक सतह के रूप में लगे हुए होते हैं।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह बीम का प्रतिबिंब सीधा बनाता है तथा वस्तु से बड़ा बनाता है। मतलब जो पीछे साइड वस्तु देखते हैं वो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं पीछे देखने के लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अधिक से अधिक प्रकाश की किरणों को अपनी तरफ अवशोषित करता है और जमा करता है, जिससे वह अधिक दूरी तक लाइट को भेजता है अगर हेडलाइट में लगाते हैं तो, और अगर प्लेट में लगाते हैं तो अधिक से अधिक प्रकाश को अपनी ओर ऑब्जॉर्व करता है, मतलब अवशोषित करता है। तो इसीलिए हम लोग उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन डिफाइन करने से पहले एक वर्ड को जानना होगा जिसको कहते हैं माध्यम। माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश आता जाता है वह प्रकाश का माध्यम कहलाता है। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, फिर निर्वात में प्रकाश हो गया। तो ये सब माध्यम है प्रकाश का। तो अब हम लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और किसी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसको आसानी से फिगर से समझें। तो सबसे पहले एक समतल दर्पण बना दिए, देखिए बन गया। अब ऊपर से जो किरणें आ रही है उसको कहते हैं अपतित किरण, और फिर यहाँ से देखिए टकराने के बाद जा रही है तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण, और जो ये बीच में दिख रहा है उसको कहते हैं अभिलंब, और जो यहाँ एंगल बना उसको कहते हैं आपतन कोण, और दूसरा कहते हैं परावर्तन कोण। यहाँ जो आई देख रहे हैं तो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आने वाली किरण को कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो एंगल यहाँ बन रहा है उसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और ये जो जाने वाली रेखा है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो इसके बीच में एंगल बन रहा है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, इसलिए यहाँ आर से डिनोट किया गया है। तो अब उम्मीद रखते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो इस तरह से नियम कंप्लीट हो गया। थैंक यू। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जा कर के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और गुड न्यूज़ मैं बता देना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अभी क्लास 9, 10th, 11th, 12th का टारगेट बैच भी चल रहा है। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारा नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।